प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात इसके बिल्कुल विपरीत और चिंताजनक नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ही कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जनता के डर को बयां करती हैं। ईंधन की संभावित किल्लत और भविष्य के संकट की आशंका ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आपूर्ति ठप होने के डर से नागरिक भारी अफरा तफरी के बीच अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से पेट्रोल पंप ड्राई होने की खबर। राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें। कई पेट्रोल पंपों में नहीं पहुंचा स्टॉक। प्रदेश में शुरू हुई पेट्रोल डीजल पर सियासी लड़ाई। सीएम और मंत्रियों ने भी घटाई गाड़ियों की संख्या। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर पूरे देश में दिखेगा, तो वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए मंत्रियों को अपनी पत्नियों को साइकिल पर बिठाकर बाजार ले जाने की सलाह दे दी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद इसे अपनाकर दिखाएं। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल से शुरू हुई ये जुबानी जंग अब व्यक्तिगत छींटाकशी तक पहुंच गई है। अब जो वैश्विक परिस्थिति चल रही है पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण, और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और आवश्यकतानुसार करें, तो उस पर हम लोग भी, हमारी सरकार भी अमल कर रही है। हम भी स्वयं अपना मार्केट में गाड़ियों की संख्या कम कर दिए। वो तो हर चीज में सहयोग करती है, जो भी देश के हित में माननीय मोदी जी अच्छा करना चाहते हैं उसके विपरीत ही कांग्रेस चलती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईंधन बचाने के लिए, तो सभी लोग अब ईंधन बचाने के लिए साइकिल से मंत्रालय जाएं और अपने अपनी श्रीमतियों को भी बाजार अगर जाना हो तो साइकिल बैठा करके जाएं। कांग्रेस को सलाह देना आता है, अपने कार्यकाल में तो कुछ करते नहीं है। सलाह देना बहुत इजी है, एक बार खुद से लागू करें। वैद्य जी को बोलिए कल से शुरू करो साइकिल। आप शुरू करोगे तो हमारे प्रदेश तक भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, ओपी चौधरी जी का बयान आ गया, केदार जी का आ गया, धीरे धीरे सबका आते जाएगा, हो जाएगा ना। फिलहाल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। एक तरफ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और राजनेताओं का स्तर व्यक्तिगत छींटाकशी तक गिर गया है। सरकार हालात सामान्य होने का दावा कर रही है, लेकिन आम लोग अब भी ईंधन की उपलब्धता को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई कब तक पूरी तरह सामान्य हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ ईंधन पर सुलगती सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और जहां पेट्रोल उपलब्ध है वहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। तो वहीं अब इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश में सियासत भी शुरू होने के साथ ही अब व्यक्तिगत छींटाकशी तक बात पहुंच गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत के क्या है मायने? क्या प्रदेश में सप्लाई प्रभावित होने से बढ़ी लोगों की चिंता? व्यक्तिगत छींटाकशी तक क्यों पहुंच रही ईंधन की सियासत? पीएम मोदी की अपील का प्रदेश में कितना होगा असर? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर चंद्राकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। चलिए शुरुआत में डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से ही करना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, पेट्रोल की कमी तो है,
ईंधन की कमी है वो तो तस्वीरें बयां कर रही हैं भाई, वरना इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई ना दिखाई देती हैं। कई जगह से तो ये भी खबरें आई हैं कि भाई ड्राई हो गया है मामला, पेट्रोल बचा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद अब इस तरह की बातें होना, जो अभी हमने बयान सुना अमरजीत भगत का, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जाना है तो दूसरे तरीके से जाएं, या उन्होंने श्रीमती जी करके एक व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात कही। व्यंग तक तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो जाता है भाई, ये कहने की क्या आवश्यकता थी, क्या कहेंगे चंद्राकर जी? बिल्कुल देवांशु जी, आज का जो वैश्विक वातावरण है उसमें प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं उनके ऊपर हमें विचार और वैचारिकी के मंथन की आवश्यकता है। या कोटक साहब जिस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं देश हित के लिए, यहां जिस तरह की बात हुई है उसके ऊपर तो उन्हें ही पुनर्विचार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी, क्योंकि वर्तमान समय में वैश्विक या नई विश्व व्यवस्था में मूल बात है प्रधानमंत्री जी के भाषण से सारांश कोई एक शब्द निकलता है तो वो है कैपिटल कंट्रोल। और कैपिटल कंट्रोल के ऊपर यह भी सच है कि प्रधानमंत्री जो मार्मिक अपील किए हैं, संवाद किए हैं, वो वर्तमान समय में जो हम बेसिक न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने वाले जो आम नागरिक हैं, वहां से लेकर के देश की इकोनॉमी तक और वहां से रोजगार तक का विषय। अब बेसिक बात आती है इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में, दिव्यांशु जी, चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों से यही अपेक्षा की जाती, चाहे वो कोई भी पार्टी के। देखिए, बेसिक इकोनॉमिक्स फाइनेंस का जो है उसमें मूल बात मंडरा रही है। कैपिटल कंट्रोल शब्द बड़ा शब्द है और यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जनप्रतिनिधि समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसके ऊपर आपके प्रारंभिक उद्बोधन में एनर्जी के सप्लाई चेन में डिस्टरबेंस की बात जो है जी। फिर आता है गोल्ड और तीसरा है आईएमएफ में स्पेशल ड्राइंग राइट्स। लेकिन हम यहां पर हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसके भी 3 प्रकार है दिव्यांशु जी। करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व अकाउंट। गोल्ड से हम नहीं ला सकते, आईएमएफ हमें जो ड्राइंग पावर दिया उससे नहीं ला सकते। तो ये जो हमारा है कैपिटल फॉरेन एक्सचेंज एसेट, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी या कोटक साहब का स्टेटमेंट। तो मूल बात यह है कि इस वैश्विक या नई विश्व व्यवस्था बन रही है, माइट इज राइट का सिद्धांत कल कोटक साहब बोले, तो इसका आशय यह है कि वर्तमान समय में उसके लिए जो न्यूनतम संघर्ष की बात हो सकती वहां तक जाना है, तो रायपुर ही नहीं पूरे विश्व में, समय रहता तो मैं पूरा और डाटा दे देता, विश्व में कितना युद्ध के प्रारंभ होने से लेकर के वर्तमान समय तक कितना इंक्रीज हुआ है। भारत यहाँ पर संवेदनशील रहा है दिव्यांशु जी कि वो सिर्फ 1% ही अभी तक बढ़ाया है रेट। ठीक है डॉक्टर चंद्राकर, जितना मैं आपको समझ पाया, थोड़ा सा आप टेक्निकल उसमें चले गए, बट उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, अपन जनरल वे में बात करते हैं। चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा, ठीक है। सौरभ जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि भाई दिक्कत तो है और ये भी समझ में आ रहा है कि भाई पेट्रोल की कमी है, ईंधन की कमी है, पब्लिक कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। केवल इतना भर कह देने से काम नहीं चलेगा, जो बात जैसे कही जा रही है कि नहीं भाई कांग्रेस अपने उस पर देखे, अपने उस पर ध्यान दे, पहले खुद अप्लाई करके देखें फिर हमें सलाह दें, इससे काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सौरभ जी? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहली तो ये बात आपको अपने को समझनी पड़ेगी कि जो ये संकट है वो आया क्यों है ना। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो गलत नीतियां हैं या गलत हमारी जो कूटनीतिक नीति है या वैश्विक नीति है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हमारी जो गलत नीतियां हैं वो इस संकट का कारण है।
अब दूसरी बात आती है कि इससे निपटना कैसे है। तो इससे निपटने के लिए जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने अपील अभी अचानक आकर के कर दी देश के सामने, मुझे लगता है कि वो तरीका भी गलत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आकर के अचानक, जैसा कि वो जीएसटी घोषित करते हैं, नोटबंदी घोषित करते हैं, अचानक आकर के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी, अपील कर दी, इस तरीके की बात है। और इस वजह से आज ये पूरा जो देश है वो एक पैनिक मोड में चला गया है दिव्यांशु जी। एक्चुअल में मैं अगर देखूंगा, कुछ न्यूज रिपोर्ट देख रहा था आईबीसी में, मैं जो रायपुर के पेट्रोल और डीजल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि हमारे पास में अभी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन लोग जो हैं वो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सुना है और प्रधानमंत्री जी का पद सबसे सर्वोच्च पद है, अगर वो कह रहे हैं कोई बात तो लोगों को निश्चित रूप से लगता है कि अब कोई कमी हो गई है या कमी आने वाली है। तो इस वजह से लोग अपने पास में उसका भंडारण करना चालू करते हैं। जो व्यक्ति 200 रुपए का पेट्रोल डला रहा था, आज वो अपनी गाड़ी पूरी फुल करवा के चल रहा है, 400 या 500 रुपए का पेट्रोल ले रहा है, डीजल ले रहा है, इस तरीके की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये तरीका दिया गया ना, और जो इस तरीके से अपील की गई, वो एक तरीका मेरे जो पर्सनल ओपिनियन में वो तरीका सही नहीं था। उस वजह से भी एक जो पैनिक होने की स्थिति जो बनी, पैनिक बाइंग की स्थिति बनी, खास करके रायपुर में। क्योंकि आप देखिएगा कि आज सुबह के अगर पूरे न्यूज़पेपर देखेंगे या मीडिया पूरा देखेंगे तो इसी तरीके की प्रधानमंत्री की बातों से भरा पड़ा था, और उसकी वजह से आज ही ये संकट आया। जबकि अगर पिछले एक हफ्ते या 10 दिन में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे, या फिर अमेरिका, ईरान, इजराइल वाली जो लड़ाई की स्थिति है, वो जो पिछले 2 महीने में जिस तरीके से चल रही थी दिव्यांशु जी, वो उसी तरीके से बनी हुई है। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो अचानक ये पैनिक बाइंग की स्थिति आ गई, या पेट्रोल डीजल की कमी की संभावनाएं व्यक्त करने लग गए लोग, वो इस वजह से, क्योंकि ये अपील इस तरीके से की गई है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी शालीनता के तरीके से लेना चाहिए था, और उसके साथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में इसको डिफाइन करना चाहिए था। जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ये जो संकट है, इससे हमको नीतिगत तरीके से, सही नीतियों के माध्यम से निपटना चाहिए। जो उन्होंने अपील की कि कारकेड कम करना चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, तो ये तो बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि उनके ही नेता नहीं मान रहे। खुद मोदी जी ने भी जब अपील की, उसके 3 घंटे के अंदर अंदर वो गुजरात के अंदर एक बड़ा सा रोड शो कर रहे थे, उसमें कितनी पेट्रोल डीजल की खपत हो गई मोदी जी बताए। दूसरा, वो विदेश यात्रा मत करने की बात कर रहे थे, आज वो विदेश यात्रा का उनका पहले से टूर प्लान बना हुआ है। तो जब अपील करते हैं तो हमको खुद ही उदाहरण पेश करना पड़ता है, तब जाकर के देश की जनता है उसको सही तरीके से लेती है। दिव्यांशु जी, मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह का वाकया आपने सुना ही होगा। 500 से 700 गाड़ियों का काफिला लेकर के वो शपथ ग्रहण करने पहुंचते हैं। तो इनके ही जो नेता हैं वो ही उसको नहीं मान रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी लेकर के चले। सत्ता में 2014 से ये बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 2.5 साल से ये बैठे हैं, और अभी भी ये कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस नीति बताए और सुझाव दे इनको। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हालांकि कांग्रेस से अगर ये सुझाव मांगते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस देने में सक्षम है। 2008 के वैश्विक संकट की फाइलें खंगाल करके देखें, इनको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। दिव्यांशु जी, चलिए ठीक है। आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। अच्छा, सौरभ जी की बातें जो है ना, मुझे थोड़ा हास्यास्पद जरूर लग रही थी कि जो नीति की बातें आज कर रहे हैं कांग्रेस के समय पे, 2004 से लेकर 14 तक इनकी वर्षों में लगातार उन 10 वर्षों में केवल घोटालों के अलावा और कोई भी बात जो है जनता के कानों तक नहीं पहुंची है। और ये नीति की बात करें, दूरदर्शिता की बात करते हैं इनके प्रवक्ता आकर के यहाँ पर टीवी चैनल्स में कि दूरदर्शिता की कमी है, ये टाइमलाइन की कमी है। आज यदि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी अपने देश के नागरिकों से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम साधनों का, पेट्रोल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकलों का इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदे। देखिए, ये देश जो है वो तरक्की करता हुआ देश है, आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है, और जो सबसे बड़ा फिजिकल डेफिसिट जो बनता है हमारा, वो बनता है ऑयल परचेज और गोल्ड परचेज। तो हम ऑयल परचेज को तो अभी मुश्किल है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, संभव नहीं है कि हम अपने ऑयल परचेज को बंद कर दें। लेकिन जो लग्जरी आइटम है, सोने की बात जो उन्होंने कही, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के आप जितना ज्यादा
बचत कर सके। तो एक अपील है, और अपील के रूप में उन्होंने अपने देश को, चूंकि वो अपने इस देश की जनता को अपना परिवार समझते हैं, परिवार के मुखिया हैं, उसी के आधार पर उन्होंने ये बात कही है और देश की जनता ने पूरी तरह से उसे आत्मसात किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, कार्यकर्ताओं में मैं सभी को काउंट करूंगा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उन्होंने आत्मसात किया। अपने कार्यकर्ता की गाड़ियों को है उन्होंने कम किया है, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। 2 गाड़ियां उनके कार्यक्रम में चल रही है। हालांकि मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को अपनी सिक्योरिटी से देश के सर्वोच्च पद पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उनके लिए जो उन्होंने बातें कही है देश की जनता से, उस बात को हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, और वो हर एक कुर्बानी अपने देश के लिए आने वाले समय के जो वैश्विक संकट को समझते हुए सभी व्यक्ति पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं, पूरी तरह से उनकी बातों को समझ रहे हैं, पूरी तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और जो बातें उन्होंने कही है वो भविष्य के आने वाले संकट को ध्यान में रख कर कही है, ताकि हम यह सामान्य रूप से आप देखते होंगे, आप अपने परिवार में कभी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो आपके मुखिया बोलते हैं कि भाई फलाने चीज के इस्तेमाल कम करो, बिल बहुत बढ़ रहा है, बिजली कम जलाओ। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत रखा जा सके, आने वाले समय की जो कठिनाइयों उससे बचा जा सके। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये स्थिति है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे टाइमलाइन गलत है, गलत टाइम है आगे प्रधानमंत्री, भैया कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करना पड़ेगा। अनलेस अंटिल जब तक आप ट्रिगर नहीं करेंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन है आज देश की, आप उनसे एक्सपेक्ट सेम डे नहीं कर सकते। आज स्थिति की बात करूंगा मैं, जो पैनिक बाइंग है आज शहर में, रायपुर शहर की बात करूंगा मैं, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, एक पैनिक बाइंग है अभी लोगों की, जो एक गैस के लिए भी देखा था आपने 1.5-2 महीने पहले जब जंग शुरू हुई थी तो पैनिक बाइंग स्टार्ट हो गई थी, पैनिक बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, ये एक समस्या है, उसके लिए लोगों को, एक आम जनता के मन में सवाल उठते हैं कि भैया मुझे पेट्रोल मिलेगा नहीं। पैनिक बाइंग की सिचुएशन है जो 2, 4, 5 दिन 7 दिन से ज्यादा रिवील नहीं करेगी। जोशी जी देखिएगा, और इस बात को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, देश की जनता जो बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे जो एक रिक्वेस्ट की है, उस सभी पे हम अमल करेंगे, हर एक कार्यकर्ता अमल करेगा। बल्कि मैं तो कांग्रेस के भाइयों से भी कहूंगा, गाड़ियां गिनना बंद कर दे भाई बैठ करके। ये जो नेताओं की गाड़ियां गिनते बैठ रहे हैं और उस पर जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि एक जो कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुते रहे। अरे आप लोग विपक्ष के नेता है, आपको भी जनता ने एक जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उस जिम्मेदारी को निभाइए। आप दिखाइए ना, आप क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? आप भी आइए, आप भी तो जनप्रतिनिधि है। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष होने का मतलब आपके पास में प्रतिनिधित्व नहीं है, जनता का प्रतिनिधित्व तो आपके पास में भी है ना। तो आइए, एक स्टेटमेंट जारी करिए, आइए एक एग्जाम्पल बनिए। ठीक है, चलिए ठीक है। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक चंद्राकर जी से पहले टिप्पणी चाहूंगा। चंद्राकर जी, सवाल वही है कि भाई सॉल्यूशन क्या है? अब जैसे भाई पेट्रोल पे, डीजल पे निर्भरता अगर कम करनी है तो ये एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है कि भाई मार्केट में गाड़ियां कम कर दो, पेट्रोल डीजल गाड़ियों का उपयोग कम से कम करो, इलेक्ट्रिक का यूज करना शुरू कर दें। लेकिन ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें, हमारे देश में अभी उतना सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग को लेकर दिक्कत है और बहुत सारी तरह की चीजें हैं। तो इसका मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सॉल्यूशन क्या है? चंद्राकर जी। देखिए दिव्यांशु जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, लेकिन यह जो परिदृश्य आया है वह 28 फरवरी से आया, और यह ऐसी विषम प्रतिकूल परिस्थितियां लेकर के आई है। मूल बात अंत में आती है, जिन बात अभी तो आज के कैबिनेट में, दिल्ली सरकार के कैबिनेट में भी यह भी हुआ है कि आवश्यक ना हो तो वाहन भी मत खरीदो। तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन यह देश की मांग है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व की बात है, यह महत्वपूर्ण है। अब 11 लाख करीब विद्यार्थी हमारे यहां से पढ़ने गए। रुपया का रेट जिस तरह से डाउन हो रहा है, उन गार्जियनों के बारे में भी चिंतन होना चाहिए कि वो जो लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाने भेजे हैं, या फिर सोना कितने % लोग भारत में खरीदते हैं दिव्यांशु जी? 7% लोग। और प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बावजूद क्या वह हिंदी फिल्मों में देखते थे, स्मगलिंग का दृश्य देखते थे, क्या वैसा दृश्य दिखाई देगा? यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की बात है,
फॉरेन एक्सचेंज की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी टोपोग्राफी, हमारा लोकेशन, प्रकृति के निःशुल्क उपहारों में यहाँ पर हम गरीब हो गए। जैसे अजीत जोगी जी बोलते थे, अमीर धरती गरीब लोग, लेकिन पेट्रोल ईंधन के ऊपर जो हमारी आज 88% निर्भरता है विदेशों में, बहुत बड़ी फॉरेन करेंसी जा रही है। देखिए, जो प्राइमरी कह सकते हैं पैसा फॉरेन करेंसी का आता था वो नहीं आ रहा है। एफआई जो है वो पैसा निकाल के जा रहे हैं। नंबर 3, रुपया का रेट गिर रहा है। नंबर 4, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। तो ये इसको क्षणिक अपने शहर या अपने कस्बा, अपने गांव तक नहीं देख सकते। यहाँ पर भारत के भविष्य का विषय है और इसमें सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए इन विषम परिस्थितियों के लिए। और सत्ताधारी, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के अलावा आम नागरिक, आप कल्पना करिए दिव्यांशु जी, जहां ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, उसमें भी पेट्रोल बचाने की बात हो रही, ईंधन बचाने की बात हो रही है, तो पैनिक पोजीशन है। और अगर हम डिसिप्लिन में रह गए तो निश्चित भाई शास्त्री जी का एक आह्वान, एक टाइम भोजन मत करो, तो निश्चित रूप से उस समय भारत के लोग साथ दिए। तो उस तरह की परिस्थिति है अभी, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेल्फ डिसिप्लिन। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने चंद्राकर जी। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार कहती रहे, कोई नेता कहता रहे, उससे काम नहीं चलेगा। भाई सरकार क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा अपील ही तो कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा अपील कर सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सौरभ जी, क्या कहेंगे इस पर? जो बात चंद्राकर जी कह रहे हैं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, हर व्यक्ति को खुद से सोचना पड़ेगा, केवल सरकार के कहने से काम नहीं चलेगा। सौरभ जी। दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से जो सेल्फ डिसिप्लिन तो होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आज बात बता दूं कि जिस तरीके से जो सोने के रेट बढ़े हुए हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस आज बढ़े हुए हैं दिव्यांशु जी, तो हर एक सामान्य व्यक्ति और मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, जो कि देश में बाहुल्य उन्हीं का है, मध्यम वर्ग के लोगों का, तो वो जब तक जरूरी नहीं होता तब तक वो सोना आज खरीद भी नहीं पा रहा है दिव्यांशु जी। वो लग्जरी के लिए या फिर घर में रख लू करके सोना खरीदने के जैसा तो रेट भी नहीं है आज, ये आप भी समझते हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइस भी वैसे नहीं है कि भाई जबरदस्ती घूमने के लिए आदमी पेट्रोल डीजल डला करके वो घूम रहा है जबरदस्ती का। इस तरीके की स्थिति आज देश में है ही नहीं। पिछले जो 5 साल 10 साल में इन्होंने जो देश की स्थिति कर दी है, तो व्यक्ति तो आज लग्जरी का, इस तरीके का एक मध्यम वर्ग परिवार जो है वो सोच भी नहीं सकता। महंगाई उस चरम पे है आज। और जिस तरीके से अभी अजय चंद्राकर जी भी ये बात कह रहे थे कि इतनी सारी परेशानियां हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ा हुआ है, रुपया आज की डेट में गर्त पे गया हुआ है, तो इसका भी जिम्मेदार कौन है? गलत नीति और गलत आर्थिक नीति ही तो है। तो इसको कौन ठीक करेगा? सत्ता पक्ष ही तो आज ठीक करेगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, 10 साल से अनुभवी लोग हैं, ऐसा नहीं कि अभी 2 साल पहले ही ये लोग आए हैं। बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है, 10 साल से ये सरकार चला। आलोक जी जवाब दीजिए। सुझाव चंद्राकर जी जवाब दीजिए सौरभ जी की बात का जवाब दीजिए। सर्वदलीय मुझे बता दीजिए कि पिछले 1 महीने में कब पेट्रोल डीजल के रेट में परिवर्तन आया है? 2 महीने में कब पेट्रोल डीजल के रेट में परिवर्तन आया है? 3 महीने में कब पेट्रोल डीजल के रेट में परिवर्तन आया है? जब से युद्ध शुरू हुआ है, और मैं केवल खाड़ी युद्ध की बात नहीं करूंगा, इसके पहले यूक्रेन के भी युद्ध हुए, वहां पर में भी थोड़ी समस्या हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर को लेकर के हुई, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट को सरकार ने इतनी बेहतर तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। जब जरूरत थी तो टैक्सेस को कम कर दिया ताकि जो उत्पादक कंपनियां उनका जो घाटा है उसे बैलेंस किया जा सके। तो ये सरकार की नीतियां नहीं है, ये सरकार की भविष्य की दूरदृष्टिता है कि आज भी इतने बड़े संकट के बाद में जहां आस पास के देश पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं, आसमान छू रहा है, आज भारतवर्ष में 130 करोड़ की जनता के पास में उसी दर में पेट्रोल का आलोक जी केवल ये कहने दे रहे काम नहीं चलेगा कि हमारे पड़ोसी देश में जो लोग हैं वो तरस रहे हैं। हम भी तो तरस रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो सब उन्हीं से ही होगा। हम भी तो परेशान हो रहे हैं। केवल ये कहने से काम कैसे चलेगा कि भाई पाकिस्तान में स्थिति खराब है? भाई तो ये आज कहीं ना कहीं
स्थिति को अगर आज ये नीतिगत रूप से अगर कंट्रोल नहीं किया गया होता तो क्या ये संभव था? आज आपका पेट्रोल लीटर आप पैनिक हो गए। अगर वही पेट्रोल 200 रुपए लीटर होता और मिलता भी नहीं, तब उसकी स्थिति क्या होती? तो ये ये चीजें आज सरकार ने कंट्रोल की, सरकार की नीतियां जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है। और एक बात, आज 12 वर्षों की सरकार हुई है, मोदी जी की एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है, एक भी। और उसी की परिणति है कि आज देश की जनता जो है उनके साथ खड़ी है, देश की जनता उनके भरोसा करती है, वो जो बात कहते हैं उस पे अमल करती है, आप भी साथ करती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। और आज एक भी शुभेंदु अधिकारी आपने सीएम बनाया अभी पश्चिम बंगाल का, और उनकी बात मानने को देश की जनता तैयार हो जाए, मुंह से कर रहे हैं आपको। ये कंपेरिजन जो है कहीं से कोई कंपेरिजन भ्रष्टाचार की बात किसी और दिन कर लेंगे, आज ईंधन की बात करनी थी, आज अपन ने ईंधन की बात की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।